रॉकी, तुमने तो कहा था कि तुम एक बड़े से बंगले में रहते हो, लेकिन ये तो एक बहुत ही छोटा घर है और वो भी शहर से कितनी दूर है। अरे आंचल, वो दरअसल बंगले का रिनोवेशन हो रहा है और अब हम दोनों उसमें तभी जाएंगे जब हम दोनों शादी करेंगे। शादी के बाद वो बंगला मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया रॉकी। अब अंदर चले। हाँ रॉकी, क्यों नहीं। फिर आंचल और रॉकी घर के अंदर जाते हैं। रॉकी, तुम्हारे घर वाले कहाँ पर है? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा एक बहुत ही बड़ा परिवार है। हाँ आंचल, पर वो सब विदेश में रहते हैं, यहाँ पर नहीं। वो तो अब अगले महीने ही आएंगे और उनके आने पर हम दोनों शादी भी कर लेंगे। अरे वाह, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमें अपनी शादी के लिए अब 1 महीना और रुकना पड़ेगा। हाँ चल, परिवार का साथ होना भी तो जरूरी है ना। बड़ों के आशीर्वाद के सिवाय हम हमारे जीवन की नई शुरुआत कैसे कर सकते हैं। हाँ रॉकी, सही कहा तुमने। वैसे रॉकी, मुझे ना बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी से किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में से मेरे लिए कुछ खाना मंगवा दो। क्या 5 स्टार? हाँ 5 स्टार रॉकी। अब मेरा होने वाला पति इतना अमीर है तो मैं तो 5 स्टार रेस्टोरेंट का ही खाना खाऊंगी ना। नहीं आंचल, हम 5 स्टार रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाएंगे। क्या? लेकिन क्यों रॉकी? क्योंकि हाल ही में मैंने एक 5 स्टार रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया था, तो उसमें एक मुझे मरा हुआ कॉकरोच मिला। बाहर का खाना खाना सही नहीं है आंचल। अभी तो मेरे सारे नौकर भी छुट्टी पर हैं, वरना मैं तो उनसे ही खाना बनवा लेता। अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? मैं एक काम करता हूँ, मैं ही कुछ बनाता हूँ तुम्हारे लिए। तुम बैठो यहाँ पर। अरे नहीं रॉकी, मेरे होते हुए तुम रसोई में जाकर खाना नहीं बनाओगे, मैं ही बना देती हूँ। तुम कितनी फिक्र करते हो मेरी। मुझे कुछ ना हो इसीलिए बाहर का खाना नहीं मंगवा रहे। हाँ तो प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और तुम्हारी जान मेरे लिए बहुत कीमती है आंचल। फिर आंचल रॉकी के गले लगती है। वही आंचल के घर पर सभी बहुत परेशान हो जाते हैं और 24 घंटे पूरे होने के बाद में वो लोग पुलिस कंप्लेन कर देते हैं, पर पुलिस भी आंचल को नहीं ढूंढ पाती। पता नहीं कहाँ चली गई छोटी। भगवान जी, हमारी ननद की रक्षा करना। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी छोटी उसी लड़के के पास गई होगी जिसके साथ वो शादी करने वाली थी। सोनिया भाभी, आपने उस लड़के को देखा है ना? कैसा दिखता है वो? अगर पुलिस को उसकी तस्वीर मिल जाए तो उसे ढूंढने पर हम छोटी का भी पता लगा सकते हैं। हाँ, आपने सही कहा। मैं एक काम करती हूँ, मैं आज ही उस जगह पर जाती हूँ जहाँ पर वो लड़का और छोटी एक दूसरे से मिले थे। वहां पर सीसीटीवी कैमरा तो जरूर होगा और उसी से हमें पता चल जाएगा। फिर सोनिया उस जगह जाती है। जी, वो पिछले हफ्ते की सीसीटीवी कैमरा फुटेज मिल सकती है क्या मुझे? बहुत जरूरी है। माफ कीजिए मैडम जी, लेकिन पिछले 10 दिनों से हमारे सारे कैमरास खराब हो चुके हैं, इसलिए आपको कोई फुटेज नहीं मिल पाएगी। क्या? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इधर आंचल को रॉकी के साथ रहते हुए एक हफ्ता बीत जाता है। ऐसे ही एक दिन, अरे रॉकी, पिछले 7 दिनों से हम घर पर ही बैठे हुए हैं। चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। मुझे घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो रहा है। अरे नहीं आंचल, बाहर हर जगह पर पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है और तुम्हारे गुमशुदा होने के पोस्टर्स भी लगे हुए हैं, और इस हालत में हम बाहर जाने का जोखिम नहीं उठा सकते। लेकिन रॉकी, हम बस थोड़ी ही देर के लिए जाएंगे। मुझे बाहर घूमना है और वैसे भी ये जगह शहर से काफी दूर है, हमें कोई नहीं देख पाएगा। पर आंचल, प्लीज रॉकी। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो यही सही, लेकिन हम जल्दी वापस आ जाएंगे, ठीक है ना? हाँ बाबा, चलेगा।
फिर रॉकी आंचल को कुछ देर के लिए बाहर लेकर जाता है। वही घर पर जब सब खाना खाने बैठते हैं तो आंचल को ही याद करते हैं। कुछ पता चला छोटी का? नहीं नैना, अभी तक पुलिस ने कुछ भी नहीं बताया। पूरे शहर में ढूंढा है लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। मुझे तो लगता है कि वो शहर के बाहर ही कहीं गई होगी, वरना अगर वो शहर में रहती तो अभी तक हमें मिल जाती, क्योंकि डिपार्टमेंट की पूरी पुलिस गई है उसे ढूंढने। साथ ही हमने भी उसके पोस्टर्स हर जगह पर लगाए हुए हैं और उसे ढूंढकर निकालने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने का भी दावा किया है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कुछ पता नहीं चला। अरे तुम दोनों तो दिन भर ऑफिस में रहते हो, लेकिन हम दोनों को उसकी पल पल याद सताती है। काश कि हम उसे समझा पाते कि हम सब उससे कितना प्यार करते हैं। ऐसे ही एक रोज, रॉकी, मुझे ना नया तकिया मंगवाना है। इस तकिए पर सर रख के मुझे जरा भी नींद नहीं आती। लेकिन आंचल, अरे तुम्हें इस तकिए की पड़ी है? यहाँ पर तो उससे भी बड़ी मुसीबत आ गई है। क्यों? अब क्या हुआ? पता नहीं आंचल, आखिर क्या हुआ है, लेकिन मेरा कोई भी कार्ड काम ही नहीं कर रहा। मेरे सारे पैसे अटक गए हैं और उधर माँ पापा भी मेरा फोन नहीं उठा रहे और अब मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ आंचल, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए नया तकिया मंगवा कर ही रहूंगा, हमारे रोजमर्रा के खर्चों के लिए। मैं ये मेरी चेन बेच देता हूँ। दादाजी की दी हुई ये आखिरी निशानी है, लेकिन तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। अरे नहीं रॉकी, ऐसा मत करो। मेरे लिए तुम अपने दादाजी की आखिरी निशानी को मत बेचो। एक काम करो, ये मेरी चेन बेच दो। पिछले महीने ही मेरे भाई ने दी थी मुझे। अरे नहीं आंचल, मैं तुमसे ये चेन नहीं ले सकता, ये मुझे शोभा नहीं देता है। अरे जरूरी नहीं कि लड़का ही लड़की के लिए सब कुछ करे। लड़की भी तो लड़के के लिए कुछ ना कुछ कर ही सकती है ना। तुम्हें इस चेन को रखना ही होगा। तुम्हें मेरी कसम रॉकी, अब जाओ और इस चेन को बेच दो। लेकिन आंचल, मैंने कहा ना। अच्छा ठीक है बाबा, बेच देता हूँ इसे। और शुक्रिया आंचल, इस मुसीबत भरे समय में मेरा साथ देने के लिए। फिर एक दिन आंचल जब सोकर उठती है तब वो कमरे में से बाहर आती है और वो रॉकी को किसी से फोन पर बात करते हुए देख लेती है। अरे हाँ बाबा, तू टेंशन मत ले, हम सब जाएंगे वहां पर और खूब सारी दारू पीकर मजे करेंगे। पिछली बार तो मैंने उससे चेन ली थी और अब इस बार फिर से कोई नाटक करके उसकी हीरे की अंगूठी भी ले लूंगा। हाँ यार, उसे तो कुछ खबर भी नहीं है कि मैं उसे उल्लू बना रहा हूँ, और वो पागल तो यही सोचती है कि मैं एक अमीर घर का लड़का हूँ। क्या इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया? इतने दिनों से मैं तुम्हें कुछ और समझ रही थी, लेकिन तुम तो कुछ और ही निकले। अरे आंचल, उठ गई तुम? देखो मेरी बात सुनो, मैं तो अपने दोस्त के साथ मजाक कर रहा था और तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। चुप रहो, मुझे सब पता चल गया है और अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। हाँ ये सच है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन तुम्हें पहली नजर में देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। लेकिन जब मैंने तुम्हारा पीछा किया तब मुझे पता चला कि तुम्हें एक अमीर लड़का चाहिए और तुम गरीब लड़के को पसंद नहीं करती। इसीलिए मैंने ऑनलाइन फेक आईडी बनाई और तुम्हें अपने नाटक में फंसाया। छी रॉकी, ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? अब तक तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, लेकिन अब मैं यहाँ से बाहर जाकर ही रहूंगी। और ऐसा तब होगा जब मैं ऐसा होने दूंगा। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। पर रॉकी, रॉकी छोड़ो मुझे। रॉकी आंचल को बांध देता है और अब आंचल वही फंस कर रह जाती है। ये क्या हो गया मेरे साथ? ना मुझे वहां पर सुख मिला,
और ना ही यहाँ पर। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है भगवान जी। ऐसे ही एक दिन जब आंचल का जन्मदिन होता है, तभी आज छोटी का जन्मदिन है, लेकिन वो हमारे साथ यहाँ पर नहीं है। कितना कुछ सोचा था हमने उसके लिए। अमीर होने के बाद उसका ये पहला जन्मदिन है। जब हम गरीब थे तभी हमारे लिए जन्मदिन भी एक मामूली दिन के बराबर ही होता था। काश आज वो हमारे साथ होती। वही आंचल भी उदास होती है। आज मेरा जन्मदिन है और मैं यहाँ पर हूँ। काश मैं यहाँ से निकल पाती। अरे ये क्या, ये तो सो गया है। क्यों ना मैं चुपके से निकल जाऊं यहाँ से। हाँ, यही करती हूँ। फिर आंचल चुपके से निकल ही रही होती है कि उतने में रॉकी उसे पकड़ लेता है और वो उसे एक थप्पड़ मारता है। कहाँ जा रही थी तुम? हाँ, जाने दो मुझे रॉकी। मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तुम मेरे साथ रहोगी या नहीं रहोगी, ये मैं तय करूंगा, तुम नहीं। और मुझे गुस्सा मत दिला, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। प्यार से रखा है तो प्यार से रहो। अरे इसे कोई प्यार कहता है क्या? छी, लानत है ऐसे प्यार पर। मैं ही पागल थी जो अमीर लड़के के पीछे भाग रही थी। अब मुझे समझ आ रहा है कि इंसान अमीर या गरीब उसके पैसे से नहीं बल्कि स्वभाव से होता है। तुम पर विश्वास करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अरे बंद करो अपना ये नाटक और चुपचाप घर पर रहो। जब रॉकी घर पर रहता है तब वो आंचल को खुला छोड़ता है, लेकिन बाहर जाने पर वो उसे बांध कर जाता है। ऐसे ही एक दिन घर पर रॉकी के शराबी दोस्त आते हैं और उनके सामने रॉकी आंचल से बदतमीजी से पेश आता है। अबे तुझे समझ नहीं आया क्या? जा हमारे लिए चकना लेकर आ। मुंह क्या देख रही है? एक और थप्पड़ खाना है क्या? चल जा, नालायक कहीं की। कुछ भी बोल रखी, भाभी एकदम कमाल की है। हाँ वो तो है। फिर आंचल रसोई में जाकर बहुत रोती है। आज तक मेरे साथ किसी ने भी इस तरह से बात नहीं की। अगर यहाँ पर मेरे दोनों भाई होते तो रॉकी और उसके शराबी दोस्तों को मार मार कर उनकी चटनी बना देते। मैं आप दोनों को बहुत याद करती हूँ भाई। फिर एक दिन जब रॉकी नहा रहा होता है तभी, ये तो अभी नहाने गया है, यही सही मौका है, मुझे जल्दी से भाई को फोन लगाना चाहिए। फिर आंचल रॉकी के फोन से अपने भाइयों को फोन लगाने की कोशिश करती है। अरे नहीं, इसमें तो रिचार्ज ही नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कैसे भी करके इस कैद खाने से निकलना ही है, क्योंकि और मैं यहाँ पर घुट घुट कर नहीं जी सकती। ऐसे ही एक रोज जब नैना और सोनिया दोनों किसी काम के चलते शहर से थोड़ा दूर जाती है, तभी वहां पर सोनिया रॉकी को देखती है और वो एकदम से चौंक जाती है। अरे ये तो वही लड़का है जिसे मैंने छोटी के साथ देखा था। क्या? तो फिर हमें इसका पीछा जरूर करना चाहिए। हाँ, सही कहा तुमने। फिर सोनिया और नैना उसका पीछा करते हैं। फिर वो दोनों फौरन दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस जाते हैं और रॉकी को खूब मारते हैं। नालायक निकम्मे आदमी, तुझे क्या लगा तू हमारी ननद को परेशान करेगा और हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा? आज तो तू गया बेटा, तुझे तो अब जिंदगी भर जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी मूर्ख दरिंदे। मुझे माफ कर दो, लेकिन प्लीज मुझे मत मारो। अपनी दोनों भाभियों को वहां पर देखकर आंचल भी अब भावुक हो जाती है। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैंने हमेशा आप दोनों के साथ बहुत गलत किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों ने मुझे आज बचा लिया। मैं भटक गई थी भाभी, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ कि अब मैं आप लोगों से कभी दूर नहीं जाऊंगी। फिर अंत में रॉकी को जेल की सजा दी जाती है और आंचल अपने घर वालों के साथ एक नया और खुशहाल जीवन जीने लगती है।
शौर्य शगुन के एंगेजमेंट होने तक इंतजार करता है और उसके बाद अपने घर वालों को डिवोर्स के फैसले के बारे में बताता है। क्या? डिवोर्स? अरे लेकिन तुम दोनों डिवोर्स लेने का फैसला कैसे ले सकते हो? ऐसा मत कर बेटा। हाँ बेटा, अभी कुछ महीनों पहले ही तुम दोनों की शादी हुई है और अचानक से ये फैसला। अरे तुम दोनों तो मांगलिक ही हो, तो फिर तुम दोनों में इतने झगड़े क्यों हो रहे हैं? दोनों के घर वाले काफी ज्यादा चिंतित होते हैं और इसीलिए सब एक साथ मिलकर बात करते हैं। देखो माँ पापा, हमारे बीच बढ़ते झगड़ों के कारण मैंने और पाखी ने एक दूसरे से डिवोर्स लेने का फैसला लिया है, तो आप प्लीज हमें समझाइए मत। हाँ, शौर्य बिल्कुल सही कह रहा है। हम दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं जमती और ये तो मुझे कभी समझकर भी नहीं लेता। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसे हर बार समझ कर लेता हूँ, लेकिन इसके कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। अगर हम दोनों में कुछ भी होता है तो ये सारा इल्जाम मेरी फैमिली पर ही डालती है, लेकिन इसे खुद को कैसे बर्ताव करना है ये तो इसे पता ही नहीं। शांत रहो बेटा। और पाखी बहू, शौर्य की बात भी कोई गलत नहीं है। अरे हम जब तुम्हारे घर पर आए थे तब तुम घर पर क्यों नहीं रुकी? पापा जी, तभी मैं अपने कामों में व्यस्त थी और मैं ये सच बोल रही हूँ। अगर मुझे पहले से पता होता कि आप तीनों आ रहे हो तो मैं अपने सारे काम पहले ही निपटा लेती। देखो बच्चों, जहाँ तक मैंने और मनोरमा जी ने सोचा है, तुम दोनों को बैठकर बात करनी चाहिए। अगर तुम दोनों को डिवोर्स लेना ही है तो उसके बाद भी तुम्हें 6 महीने का पीरियड मिलता है ताकि तुम अपने रिश्ते को सुधारो। और इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम दोनों अभी एक साथ रहो और अपने रिश्ते को एक और मौका दे दो। हमारी बात तो तुम लोग सुनते नहीं, तो फिर किसी मैरिज काउंसलर के पास क्यों नहीं जाते? क्या? हाँ बच्चों, देखो, तुम दोनों को अपना रिश्ता तोड़ना है तो तोड़ो, लेकिन एक आखिरी मौका देकर देख लो ना। क्या पता बिखरी हुई चीजें फिर से ठीक हो जाए। हाँ बच्चों, ये सारा फैसला अब तुम दोनों पर है। हमारी तरफ से तुम दोनों पर कोई जबरदस्ती नहीं है। पाखी और शौर्य इस बात पर विचार करते हैं और अपनी आपसी सहमति से वो दोनों अपने रिश्ते को एक और मौका देने के लिए राजी हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इतना कह रहे हो तो हम दोनों ये करने के लिए तैयार हैं। हाँ माँ, वैसे भी डिवोर्स के लिए 6 महीने तक साथ रहना ही होगा और उससे अच्छा यही सही। चीजें वर्कआउट कर गई तो वेल एंड गुड, वरना डिवोर्स तो हम ले ही लेंगे। बहुत खूब बच्चों, तुम दोनों ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। भगवान जी जरूर तुम दोनों को सद्बुद्धि देंगे और सब कुछ फिर से ठीक कर देंगे। अब शौर्य और पाखी दोनों मैरिज काउंसलिंग यानी कपल थेरेपी के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने पहले सेशन के लिए जाने से पहले, पाखी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ कहो ना शौर्य। देखो पाखी, अब हम अपने रिश्ते के अंतिम पड़ाव पर जा रहे हैं। अगर ये काम कर गया तो शायद ये अंतिम पड़ाव एक नई शुरुआत बन सकती है। हाँ शौर्य, लेकिन अगर ये काम नहीं कर गया तो हमें डिवोर्स लेना होगा। लेकिन डिवोर्स के बाद भी हम अच्छे दोस्त बन के रहेंगे, क्योंकि हमारे शादी में चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। थैंक्स शौर्य, और तुमने बिल्कुल सही कहा। डिवोर्स के बाद भी हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। फिर वो दोनों काउंसलर गायत्री के पास जाते हैं और उसे अपने रिश्ते की सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं। मैंने तुम दोनों के रिलेशनशिप को जितना स्टडी किया है, उससे मुझे यह पता चल रहा है कि पाखी काफी हद तक अपनी फेरीटेल लाइफ में ही रहती है और इसकी कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस है। वही शौर्य एक फैमिली मैन है, ये रियलिटी में जीता है और एक बहुत मैच्योर पर्सन है। हाँ गायत्री जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन शौर्य, तुम्हें ये बात भी समझनी होगी
कि पाखी बचपन से ही अपनी माँ के साथ अकेली रहते आई है। इसने इतने रिश्ते नहीं देखे हैं जितने तुमने देखे हैं, इसीलिए इसे फैमिली से इतनी अटैचमेंट नहीं है। और पाखी, शौर्य बचपन से अपनी फैमिली में पला बड़ा है, इसीलिए इसे फैमिली की वैल्यूज पता है। और इसीलिए तुम दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना होगा, उन्हें स्वीकारना होगा। गायत्री जी, मैं इसे हर बार समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये तो मेरी फैमिली के साथ बात भी नहीं करती। अरे नहीं गायत्री जी, ये झूठ बोल रहा है। इसे मुझसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस है। देखो, शादी के बाद दोनों को भी एक दूसरे को समझ कर लेना होता है, लेकिन यहाँ पर तुम दोनों भी एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते, और इसीलिए तुम दोनों को एक साथ बैठकर अच्छे से बात करनी होगी, और तभी तुम दोनों एक दूसरे के मन में आखिर क्या चल रहा है ये बात अच्छे से समझ पाओगे। यू आर राइट गायत्री जी। और पाखी, तुम्हें असलियत समझनी होगी। ये सब सिर्फ टीवी शोज और फिल्मों में होता है, जहाँ पर दो लोग एक दूसरे के मन की बात समझ कर लेते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक दूसरे का स्वभाव जानने के लिए, एक दूसरे के मन को, उनकी बातों को, छोटी छोटी चीजों को समझने के लिए उतने दिन देने पड़ते हैं, तब जाकर सब कुछ सही हो जाता है। ठीक है गायत्री जी, मैं आपकी बात पर ध्यान दूंगी और अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करूंगी। दैट्स द स्पिरिट पाखी। वैसे तुम दोनों का प्रॉब्लम कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं है जो सॉल्व नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें कुछ टास्क दूंगी जिन्हें करके तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी है वो ठीक होने में मदद होगी, लेकिन वो सारे टास्क तुम्हें पूरे मन से करने होंगे। ठीक है गायत्री जी, जैसा आप कहो। यस गायत्री जी, मैं भी तैयार हूँ। तभी गायत्री उन दोनों को बुक और पेन देती है। ये लो, अब तुम दोनों इस पर ग्रैटिट्यूड लिखो। ग्रैटिट्यूड यानी तुम अपनी मैरिड लाइफ में किन किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो। एक प्रकार से यूनिवर्स और भगवान से आभार जताओ। इसे करने से तुम दोनों निगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी की ओर बढ़ोगे। लाइफ में हम बस निगेटिव चीजों को ही देखते हैं और पॉजिटिव चीजों को भूल जाते हैं, इसीलिए ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है गायत्री जी। फिर वो दोनों उस डायरी में लिखने लगते हैं और गायत्री के पूछने पर उसे बताते हैं, मैं एक अच्छी फैमिली, अच्छी मदर इन लॉ के लिए, अच्छी वाइफ नॉट श्योर, लेकिन ऑब्वियसली पाखी जैसी अच्छी दोस्त के लिए, और जो रिस्पेक्ट हम दोनों दोस्त होने के नाते शेयर करते हैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। और मैं एक अच्छी जिंदगी, अच्छी फैमिली, समझने वाला ना सही लेकिन एक अच्छा केयरिंग पति जिसके पास ग्रेट कुकिंग स्किल है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जैसे मुसीबत भरे समय में ये मेरे साथ खड़ा रहा, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। ग्रेट, बहुत खूब। ये ग्रेटिट्यूड लिखकर मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। एग्जैक्टली हम कितने बुद्धू थे जो बस एक दूसरे की खामियां ही ढूंढते रहते थे, लेकिन अच्छाइयाँ देखकर समझ आ रहा है कि हमने क्या कुछ मिस कर दिया है। हाँ पाखी, इसीलिए ग्रेटिट्यूड जताना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लो, ये एक योगा ट्रेनर का नंबर है। वो हर सुबह कपल्स को योगा सिखाते हैं। मैरिड लाइफ में मेंटल पीस यानी मानसिक शांति के लिए योगा बहुत लाभदायक है, इसीलिए तुम दोनों को साथ में अब से योगा करना होगा। और ना सिर्फ योगा बल्कि बाकी वर्कआउट एक्टिविटीज जैसे कि डांस, रनिंग, बैडमिंटन खेलना या फिर जो भी एक्टिविटी तुम्हें पसंद हो वो सब करना होगा। ओह वाओ, मुझे तो डांस करना बहुत पसंद है और मुझे बैडमिंटन खेलना। ये हुई ना बात। देखो, जब तुम दोनों एक दूसरे की हॉबीज भी एक साथ मिलकर करोगे तभी तुम दोनों को बहुत रिलीफ मिलेगा और बहुत खुशी होगी। फिर पाखी और शौर्य
उस योगा क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं और हर रोज साथ में योगा और वर्कआउट करने लगते हैं और साथ ही एक दूसरे के पसंदीदा एक्टिविटीज जैसे कि बैडमिंटन खेलना और डांस करना ये भी करते हैं। वाह यार शौर्य, डांस करके तो कितना मजा आ रहा है। हाँ पाखी, मुझे भी डांस करके बहुत मजा आया। अब से हम ये एक्टिविटीज रोज करेंगे। हाँ शौर्य, पक्का करेंगे। फिर अगले सेशन में गायत्री के पास जाकर वो दोनों उसे सारी बातें बताते हैं। सीरियसली गायत्री जी, हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया। काश हम ये एक्टिविटीज पहले कर लेते। सच में यही होता है गाइस। शादी होने के बाद में हम सब अपनी लाइफ में बहुत जिम्मेदार और सीरियस हो जाते हैं और उन सब में हम हमारे अंदर के बचपने को मार देते हैं। बल्कि असलियत तो ये है कि हमारे अंदर का बचपना ही हमें जिंदा रखता है और लाइफ में ये सब छोटी मोटी एक्टिविटीज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम वर्कआउट और ये एक्टिविटीज करते हैं तब हमें बहुत रिलीफ मिलता है और उसी से हमें शांति का अनुभव होता है। आपने बिल्कुल सही कहा गायत्री जी। शादी होने के बाद में हम दोनों तो बस अपने काम में ही बिजी हो गए थे। मैं अपने ऑफिस में और ये अपने कैफे में, और इन सब के चक्कर में हमारी शादी तो बोरिंग ही हो गई और दिन ब दिन झगड़े बढ़ने लगे। एग्जैक्टली, इसीलिए ये सारे फन एक्टिविटीज करते रहनी चाहिए। अब रात में जब शौर्य ऑफिस से वापस आएगा तब तुम दोनों खाना खाकर रात में वॉकिंग भी किया करो और वॉकिंग के साथ साथ टॉकिंग, यानी एक दूसरे के दिन के बारे में भी पूछ लिया करो और बताया करो। इससे तुम दोनों के रिश्ते में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी एक दूसरे के प्रति समझदारी और बढ़ेगी। फिर गायत्री की बात मानकर अब दोनों रात में वॉकिंग करने चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ बात भी करते हैं। कैसा रहा तुम्हारा दिन शौर्य? अच्छा था पाखी। आज मैंने ऑफिस की कैंटीन में डोसा खाया, लेकिन वो बहुत बेस्वाद था। फिर मुझे तुम्हारी याद आई। तुम्हारे हाथ के बने डोसे की बात ही अलग होती है। थैंक्स शौर्य। तुम बताओ, तुम्हारा दिन कैसा था? काफी अच्छा था। आज कैफे में भी बहुत ज्यादा कस्टमर्स थे और तो और आज हमारे घर की सफाई भी कर दी मैंने। ये सब करके मुझे बहुत रिलीफ मिल रहा है। हाँ पाखी, बाय द वे, माँ और पापा तुम्हारे बारे में और हमारे सेशन के बारे में पूछ रहे थे। हाँ शौर्य, मेरी माँ भी पूछ रही थी। हमारे पेरेंट्स को हमारी शादी से बहुत सारी उम्मीदें हैं पाखी। हाँ शौर्य, लेकिन अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर क्या होगा। पर मैं इस लम्हे को एंजॉय कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ। हाँ पाखी, मुझे भी तुमसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी महसूस हो रही है। फिर अगले दिन जब वो दोनों काउंसलर के पास जाते हैं तभी वो ये सारी बातें गायत्री को बताती है। चलो सुनकर अच्छा लगा कि तुम दोनों ने एक दूसरे से बात की और तुम दोनों को बहुत खुशी महसूस हो रही है। हाँ गायत्री जी, अरे आज तक हम दोनों ने ऐसी बात पहले एक दूसरे से कभी नहीं की थी। करते भी कैसे? तुम दोनों को बस बिना बात किए एक दूसरे से ढेरों एक्सपेक्टेशंस थी और जो शौर्य कर रहा था उसमें भी तुम अपनी ही मनमानी कर रही थी। और पाखी, फैमिली भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है शादी में। और तुम्हारी अगली एक्टिविटी यही रहेगी कि तुम दोनों को एक दूसरे के फैमिली से बात करनी होगी। इससे तुम दोनों को एक दूसरे की फैमिली को समझने में भी आसानी होगी और ऐसे ही प्यार बढ़ता है। लेकिन अब इतना सब कुछ हो गया है और ऐसे में माँ जी से बात कैसे करूंगी? ऐसा कुछ नहीं होता पाखी, क्योंकि सबको सब कुछ पता है। अरे बस हालचाल ही पूछ लो, उसमें क्या होता है। ठीक है गायत्री जी। फिर पाखी अगले ही दिन शौर्य की माँ को फोन लगाती है। माँ जी,
मुझे और शौर्य को यह टास्क मिला है कि हमें एक दूसरे की फैमिली से बात करनी है। इसीलिए मैंने आपको फोन किया। कैसी हो आप? घर में सब कुछ ठीक है ना? हाँ बहू, सब कुशल मंगल है। और मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों उस काउंसलर की बात मान रहे हो। और पाखी बहू, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। बस थोड़ी जगहों पर तुम गलत हो गई थी बेटा, इसीलिए वो थोड़ा गुस्सा हो गया। लेकिन तुम भी उसे एक मौका देकर देखो। वो दिल का बहुत अच्छा लड़का है। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भी दिल की बहुत अच्छी हो। और एक दिन तुम अच्छी बहू और अच्छी बीवी जरूर बनोगी। मनोरमा की बातें सुनकर पाखी अब भावुक हो जाती है। और शाम में जब शौर्य घर आता है तभी, मुझे माफ कर दो शौर्य, क्योंकि मैं अब समझ चुकी हूँ कि फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है। आज जब मैंने माँ जी से बात की तब मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी माँ से ही बात कर रही हूँ। और तुम सही थे, मैंने तुम्हारी फैमिली को कभी अपना माना ही नहीं, इसीलिए ये सब हुआ। लेकिन अब मैं वो सब नहीं करूँगी जो मैंने पहले किया है। आज मुझे पता चल गया है कि मैं कितनी गलत थी। और आज मुझे ये लगता है कि ये शादी हम निभा सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती शौर्य। सारी गलती मेरी ही थी, तुम तो बस उसमें पीसते रहे। पाखी। फिर दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और घर वालों के पास जाने का तय करते हैं। मीरा जी तो बहुत घबरा रहा है। बहू ने कहा कि हम आ रहे हैं। हमने कुछ फैसला लिया है। उनकी आवाज से तो लग रहा था कि वो दोनों अब डिवोर्स लेने वाले हैं। ओफो माँ, शुभ शुभ बोलिए ना। हाँ मनोरमा जी। तभी वो दोनों वहां पर आते हैं और घर वालों को बताते हैं कि वो दोनों अब शादी को निभाना चाहते हैं। उनकी बातें सुनकर सबकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। क्या? अरे वाह बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आखिरकार वही हुआ जो होना चाहिए। भैया भाभी, मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू। और अब से हम दोनों अपने रिश्ते को ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो भी बची कुची प्रॉब्लम्स है उसे भी एक साथ मिलकर ही ठीक करेंगे। और इस तरह अंत में पाखी और शौर्य दोनों एक हो जाते हैं और अपनी शादी को निभाकर खुशी से अपनी बाकी की जिंदगी जीते हैं। रश्मि अपनी माँ आस्था, पिता कमलनाथ, भाई सौरभ और भाभी सांझ के साथ रहती है। आस्था और कमलनाथ अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घराने के लड़के से करने वाले होते हैं, लेकिन रश्मि को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता। माँ पापा, भाई भाभी, मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी है। मैं विनीत से बहुत प्यार करती हूँ। विनीत और मेरी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। और तो और विनीत एक अमीर घर का लड़का है। लेकिन रश्मि, विनीत एक बुरा आदमी है। उसने अपनी पहली बीवी को धोखा दिया है और वो एक नंबर का लड़कीबाज है। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। हाँ रश्मि, तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। विनीत सांझ और मेरे ही कॉलेज में पढ़ता था और वो तभी से ही लड़कियों के दिलों के साथ खेलता था और आज तक उसकी ये बुरी आदत नहीं गई है। आप दोनों तो चुप ही रहिए भाई भाभी। विनीत ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक बहुत अच्छा आदमी है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। तू चुप रहे रश्मि। अपने भाई और भाभी से इस तरह बदतमीजी से पेश आते हुए तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती क्या? तुम्हारी शादी हमने तय किए हुए लड़के के साथ ही होगी। वो लड़का हीरा है, हीरा। पर पापा। बस रश्मि, अब एक शब्द नहीं। देखते ही देखते रश्मि के शादी का दिन आ जाता है। सब तैयार हो जाते हैं, लेकिन अचानक से रश्मि गायब हो जाती है और घर वाले समझ जाते हैं कि रश्मि उस लड़के के साथ ही भाग चुकी है।
ये रश्मि तो पक्का उस विनीत के पास ही गई होगी। ये लड़की अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकती, सच में। अरे इसने तो हमारी नाक कटवा कर रख दी है। लेकिन अब हम लड़के वाले और बाकी लोगों को क्या जवाब देंगे माँ जी? पता नहीं सांझ बहू। उधर दूसरी तरफ रश्मि विनीत के पास चली जाती है और उससे शादी कर लेती है। तभी वहां विनीत के घर पर रश्मि के सभी घर वाले आते हैं। नालायक मूर्ख लड़की, तुझे शर्म नहीं आती क्या, जो तू अपने परिवार वालों को धोखा देकर इस नालायक और धोखेबाज आदमी से शादी कर ली। तुमने बहुत गलत किया है रश्मि। हम सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तुमने। हो जस्ट शट अप भाभी। अब मैं आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। आप सब मेरे लिए मर चुके हो, क्योंकि आप लोगों को मेरी खुशी की कोई भी परवाह नहीं है। निकल जाइए मेरे घर से। ये मेरा घर है और यहाँ आप जैसे गरीब फटीचर लोगों की कोई जगह नहीं है। रश्मि एकदम सही कह रही है। गेट लॉस्ट। तेरी तो नहीं सौरभ, इसे मारकर कोई फायदा नहीं। सारी गलती इस रश्मि की ही है और अब तू भी हमारे लिए मर चुकी है रश्मि। हम तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। तुझे तेरा ये अमीर ससुराल और पति नंबर 1 मुबारक हो। हाँ हाँ, चले जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। बड़े आए। रश्मि आस्था और सांझ को धक्का मारते हुए घर के बाहर निकाल देती है और घर का गेट लॉक कर देती है। घर वाले रश्मि के इस बर्ताव से बहुत दुखी हो जाते हैं। कुछ दिनों तक तो विनीत रश्मि के साथ अच्छे से पेश आता है, पर थोड़े ही दिनों बाद वो अचानक से लंबी लंबी बिजनेस ट्रिप पर जाने लगता है और रश्मि और उसके रिश्ते में दूरियां आने लगती है। विनीत ने कल रात से मेरे मैसेजेस का रिप्लाई ही नहीं किया और ना ही मुझे कॉल बैक किया है। पता नहीं कौन सा बिजनेस करता है ये बिजनेस ट्रिप्स पर जाकर। फिर जब विनीत बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाता है, तभी रश्मि को उसके सूटकेस में से एक लड़की का ब्रेसलेट मिलता है जिस पर वी और पी लिखा होता है। विनीत, ये ब्रेसलेट तो लड़कियों का है और इस पर ये वी और पी क्यों लिखा है? बताओ विनीत, ये तुम्हारे सूटकेस में क्या कर रहा है? किस लड़की का ब्रेसलेट है ये? वो रश्मि, ये ब्रेसलेट तो मैंने तुम्हारे लिए ही लाया है और ये वी एंड पी तो ब्रांड के इनिशियल्स है, इसीलिए इस पर लिखे हुए हैं। ये बहुत महंगा ब्रांड है रश्मि, मैंने खास तुम्हारे लिए लाया है और तुम हो कि मुझ पर ही शक कर रही हो। ओह, आई एम सॉरी विनीत एंड थैंक यू सो मच। यू आर द बेस्ट हस्बैंड एंड यू आर माई बेस्ट वाइफी। एक दिन जब विनीत का जन्मदिन होता है, तभी वह दिल्ली गया होता है और रश्मि उसके फोन को ट्रैक करके उसके लोकेशन पर बर्थडे का सरप्राइज देने चली जाती है। लेकिन तभी वो वहां उसे एक लड़की के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हुए देख लेती है और ये देखकर रश्मि के होश उड़ जाते हैं। रश्मि, तुम यहाँ? तुम्हारे दिन ब दिन बदलते स्वभाव के कारण मुझे पहले ही एहसास हो गया था कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो और आज मेरा शक सच हो गया। तुम्हारे लिए मैंने अपने परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और तुमने मुझे इन सब का ये सिला दिया विनीत। अरे चुप रहो, ये रोने धोने का नाटक मेरे सामने मत करो और अब ये टिपिकल बीवी बनकर मुझसे लड़ाई मत करो। हाँ, मैं हो गया हूँ तुमसे बोर, इसीलिए मैंने ये सब किया है। मैं और प्रीतिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। विनीत, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। हाँ, मैं कर सकता हूँ। अब जब तुम्हें सब कुछ सच पता चल ही गया है, तो अब मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती रिश्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे सच में बोर हो गया हूँ। गेट लॉस्ट, चली जाओ यहाँ से। फिर विनीत रश्मि को धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद रश्मि को ना चाहते हुए भी अपने परिवार के पास लौटकर ही आना पड़ता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ कि मैंने आप सबको धोखा दिया है। आप सबके साथ बुरी तरह पेश आई हूँ मैं,
लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर आने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी रश्मि। अब तुम इस घर की बेटी नहीं रही, और इस घर में अब ना तो तुम्हारी कोई इज्जत है और ना ही कोई जगह। निकल जाओ यहाँ से। ऐसा मत कहिए माँ, प्लीज माँ। मैं और कहाँ पर जाऊंगी आपके सिवा? आप ही तो मेरा सब कुछ हो माँ। आप सबसे दूर रहकर अब मुझे आप सबकी अहमियत का पता चल चुका है माँ। बंद करो अपनी बकवास और चली जाओ यहाँ से। हाँ रश्मि, तुमने हमारी कम बेइज्जती नहीं की थी जो वापस यहाँ पर मुंह उठाकर चली आई। रश्मि, अब तू हमारी अपनी नहीं रही, पराई हो चुकी है तू। ऐसा मत कहिए, मुझे प्लीज रहने दीजिए यहाँ पर। आप लोग जो बोलोगे मैं वही करूंगी। बाहर कैसे रहूंगी मैं? मेरे पास ना तो कोई काम है और ना ही कोई रहने का ठिकाना। ठीक है, अगर तुझे काम की जरूरत है तो तू यहाँ पर रह सकती है, लेकिन एक काम वाली बनकर। चलेगा तुझे? क्या? आस्था ने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। अब अगर तुझे इस घर में रहना है तो एक पराई काम वाली बनकर रहना होगा, ना कि इस घर की बेटी बनकर। तो बता रश्मि, मंजूर है तुझे? हाँ रश्मि, जल्दी बोलो। ये कैसा दिन देखना पड़ रहा है मुझे। अपने ही मायके में, अपने ही घर में अब एक काम वाली बनकर रहूंगी मैं। नहीं, बाहर तो मुझे कोई भी काम नहीं मिलेगा, और बाहर रहने से अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने घर पर ही सुरक्षित रहूं। बताओ जल्दी, क्या है तुम्हारा फैसला? ठीक है माँ, मैं यहाँ पर एक काम वाली बनकर रहने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो लग जा काम पर। रसोई से लेकर आंगन तक और कपड़ों को धोने से लेकर छत की सफाई तक हर एक काम करने होंगे तुझे, जो तेरी भाभी किया करती है। क्या? ठीक है माँ, मैं कर लूंगी सारे काम। रश्मि को अब मजबूरी में रहकर अपने घर के सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे एक काम वाली बाई करती है। रात के 1 बज जाते हैं, लेकिन वो काम ही करती रहती है। और जब वो अपने पुराने कमरे में सोने जाती है, तभी उसे आस्था और सांच रोक लेती है। रुक जाओ रश्मि, तू इस कमरे में नहीं सोएगी। ये हमारी बेटी का कमरा था। वो बेटी जो उस दिन शादी के मंडप से भागने के बाद मर चुकी है हमारे लिए। माँ, भाभी, प्लीज ऐसा मत बोलिए। मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, और भाभी, मैं तो आपकी ननंद हूँ ना। प्लीज इतने निर्दयी मत होइए और मेरे साथ ऐसा पेश मत आइए। प्लीज माँ। अब ये सब नाटक हमारे सामने मत कर। तू रसोई में सोएगी और वही तुम्हारी जगह है। और अगर तुम रसोई में नहीं सो सकती तो बाहर जाकर आंगन में चटाई बिछाकर सो जाना, लेकिन इस कमरे में हरगिज नहीं। और हाँ, सुबह 6 बजे उठ जाना। अगर 1 मिनट भी लेट हुआ तो तुम्हें बिल्कुल भी खाना नहीं मिलेगा। अपने घर वालों का यह बदलता हुआ रूप देखकर रश्मि को बहुत दुख होता है। वो रात भर सो ही नहीं पाती और बस बिलक बिलक कर रोने लगती है। वो सब उससे ढेर सारा काम कराते हैं और अकेले ही घूमने जाते हैं, अकेले ही बढ़िया बढ़िया खाना भी खाते हैं। और वो सब रश्मि के साथ एक काम वाले बाई की तरह ही पेश आते हैं। एक दिन आस्था का जन्मदिन होता है। आज तो माँ का जन्मदिन है, लेकिन मैं उन्हें ठीक से विश भी नहीं कर सकती। वो मुझसे उल्टा ही बात करती है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता अभी। सबके लिए मैं पराई हो गई हूँ। क्या से क्या हो गया भगवान जी। लेकिन अब बस, मैं अपने आप को नहीं रोक सकती। मैं अपनी माँ को विश करके ही रहूंगी। फिर रश्मि अपनी माँ के पास जाकर उन्हें विश करती है। जन्मदिन मुबारक हो माँ, और मुझे माफ कर दो माँ। मैंने बहुत गलत किया है आप सबके साथ, पर अब जब मैं यहाँ पर काम वाली बनकर रह रही हूँ तब मुझे समझ आ रहा है, और अब मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आप सब पे क्या बीती होगी
जब मैंने एक झटके में ही आप सबको धोखा दिया था और एकदम से बुरी बन गई थी मैं। ठीक उसी तरह अब मुझे भी महसूस हो रहा है माँ, जब आप सब अचानक से बदल गए हो। माँ, पापा, भाई, भाभी, मैं सच में सुधर चुकी हूँ। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दीजिए और मुझे अपना लीजिए। मैं इस तरह और नहीं जी सकती। घर के सारे काम तो मैं कर लूंगी, लेकिन आप सबके प्यार के बगैर मैं नहीं रह सकती माँ। बस बेटा, मत रो। फिर आस्था रश्मि को अपने गले से लगाती है और अंत में उसे सभी माफ कर देते हैं। और रश्मि, तुम्हें हमने काम वाली इसीलिए बनने दिया क्योंकि तुम्हें सीख मिले, सबक मिले कि जब कोई अपना तुम्हें धोखा देता है तब तुम्हें कैसा महसूस होता है। हाँ भाभी, ये सबक मैं पूरी तरह सीख चुकी हूँ। अब आप लोग जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। जिस लड़के से शादी करने के लिए कहोगे उसी लड़के से शादी करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक परिवार अपनी बेटी के लिए कभी बुरा नहीं चाहता। फिर अंत में रश्मि के परिवार वाले उसकी शादी एक अच्छे घराने के लड़के से कराते हैं और उसे खुशी खुशी विदा करते हैं।